हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर रहे थे, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जनरली तब होती है जब मुझे कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन में ये होता है कि मल्टीपल लोग हम बिठाते हैं और डिफरेंट मतलब डाइवर्सिफाइड पार्टिसिपेंट उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ताकि डिफरेंट लोगों का ओपिनियन आए, यूजर्स का भी आ जाए, मैनेजर्स का भी आ जाए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी आ जाए। उसका फायदा ये होता है कि हमें डाइवर्स किस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो शुरू में ही डिटेल में मिल जाती है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग इन जनरल भी, अभी हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप आगे भी देखेंगे जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, यार मेरे प्रोजेक्ट पे क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उस वक्त भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज करेंगे। वी जस्ट वांट कि यार हर जिसके माइंड में जो भी चीज आए वो हमारे पास कैप्चर हो जाए। ये जनरली हम यूज करते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि जब मेरे पास ये आइडियाज आ जाएंगे तो फिर हम उन आइडियाज को ग्रुप करेंगे या उनको हम एवेलुएट करेंगे और रैंक करेंगे यूजिंग एनीथिंग। या तो मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस टेक्निक कर लूंगा, या फिर एक टेक्निक आप आगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे जिसको हम नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, एनजीटी, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक कहते हैं, उसके थ्रू। ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द थिंग्स। मैं आखिर पे इन सारों की एक समरी भी आपको दूंगा। फिर इंटरव्यूज, इंटरव्यूज को हम एक्सपर्ट इंटरव्यूज भी कहते हैं, और ये जनरली तब होता है कि जब मुझे किसी एक्सपर्ट से या कम नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स को मिलना हो। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं एग्जाम डिपार्टमेंट में जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि भाई आप कैसे कैसे करते हो, तो बेसिकली वहां पे मैं एग्जाम के एक्सपर्ट का इंटरव्यू ले रहा हूँ और उनसे अपनी रिक्वायरमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये इंटरव्यू फेस टू फेस भी हो सकता है, एंड ऑब्वियसली ये हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी कर सकते हैं, हम ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, हम टेलीफोन या जैसे हम ये जूम या इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है उनके थ्रू भी यूज कर लेंगे। फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप बेसिकली अगेन डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। तो फोकस ग्रुप जनरली उन उन टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा होता है जहां पे हम हमारे यूजर ऐसे हों जो टेक्निकल लोगों या उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट को नहीं जानते। तो हम ये करते हैं कि डिफरेंट जो डाइवर्सिफाइड एरियाज के लोग हैं उनको एक साथ बिठाते हैं और उनके दरमियान एक फैसिलिटेटर के जरिए वी वांट कि यार हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैप्चर हो जाए। मसलन जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर जिसने बनाना है उसके माइंड में बहुत सारी चीजें होंगी और वो टेक्निकल नहीं होगी। उसे मतलब कि अगर मुझे यूजर ये कहता है सर मैं ये चाहता हूँ ना कि पता क्या मसला क्या आता है, मसला ये आता है मेरे पास को 60 बंदा 70 बंदा इकट्ठा लाइन में खड़ा हो जाता है, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो सॉफ्टवेयर यूजर जो है ना उसको टेक्निकली देखेगा कि यार मुझे कंकरेंट एक्सेस देनी है डाटा को, मल्टीपल यूजर इकट्ठा करे। अब ये जो बात को समझ रहा है वो ये यूजर नहीं समझ सकता। हम ये चाहते हैं कि किसी तरह इस यूजर की रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट वो इकट्ठी हो जाए। यूजर तो कुछ भी आपको मे भी कह दे, वो आपको कहे कि यार मैं चाहता हूँ कि एक बटन दबाऊं ना तो ये हो जाए। अब वो एक बटन दबाने से ये हो सकता है नहीं हो सकता, वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं हम फोकस ग्रुप के थ्रू। ठीक है। हम जैसे ये है टू गेट द ओपिनियंस एंड रिक्वायरमेंट्स, सॉरी मैं इसको डाल देता हूँ। इसमें हम ओपिनियन रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट। जनरली ये उस केस में होता है, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को आप बिठा देते हो विद द एंड यूजर एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन एंड सर्वे, इसके बारे में ऑलरेडी आपको अभी बताया मैंने कि ये हम तब करते हैं जब मेरे पास लार्ज ग्रुप्स से मुझे डाटा या इंफॉर्मेशन लेनी हो, और यहाँ पे डाटा और इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट गैदर करनी हो। मसलन मुझे अगर रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, मैं एक नया लेट्स से कोई भी ये जो पोलियो का खात्मा है और इस तरह की चीजें मैंने अगर करनी है, तो ये एक बहुत वाइड पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, और मैं चाह रहा हूँ कि यार जब एक बंदा या खातून जो है वो किसी उस पर जाए तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं या क्या क्या चीजें वो देखना चाहेंगे। और इस केस में मेरे पास को 10,000 के करीब टीचर्स हैं जिनसे मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ, जिन्होंने ये काम करना है जाके फील्ड में। जनरली हमारे यहाँ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले लेट्स से कर रहे हैं, या जो वॉलंटियर्स हैं वो पोलियो से रिलेटेड वो कर रहे हैं। तो मुझे उन सब से कुछ रिक्वायरमेंट्स देती है कि भाई आप जब जाते हैं तो आपको या जाएंगे पोलियो ड्रॉप्स पिलाने, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी होंगी। अब वो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली मैं थ्रू क्वेश्चन एंड सर्वे जो है वो देखना चाहूंगा। अच्छा, अब आगे चलिए और देख बेंचमार्किंग। कल किसी ने बात की थी कि सर हम
ये मतलब इस तरह की कोई बात थी कि हम अपने जो कॉम्पिटिटर है या जो इंडस्ट्री के अंदर एक खास चीज या एक खास स्टैंडर्ड को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम भी वही काम क्यों नहीं कर लेते, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है। बेंचमार्किंग का मतलब ये है कि हम जो कोई स्टैंडर्ड मार्केट में या इंडस्ट्री में ऑलरेडी फॉलो हो रहा है, हम भी वही फॉलो करें। इन जनरल तो उसका ये मतलब है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर मुराद ये है कि यार लेट्स से मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो मशहूर फेमस लीडिंग फर्म्स हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो क्या करती हैं, तो जो कुछ वो करती हैं ऑब्वियसली वो भी मेरी भी वही रिक्वायरमेंट हो जाएगी। लेकिन इस टेक्निक का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना चाह रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हो सकता है मेरे प्रोजेक्ट की नीड्स, और जैसे हमने कहा प्रोजेक्ट यूनिक होते हैं, मेरे प्रोजेक्ट की नीड्स, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, मेरे लोगों की ट्रेनिंग और इस तरह की चीजें वो बड़ी डिफरेंट हो इस ऑर्गेनाइजेशन से। सो बेंच मार्किंग हर जगह सूटेबल नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं दूसरे को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी और मेरी टीम स्टेक होल्डर्स की क्रिएटिविटी वो जाहिर है यहाँ पे बिल्कुल सप्रेस हो जाएगी, और हम कोई क्रिएटिव सोल्यूशन, कोई इनोवेटिव सोल्यूशन जो है ना वो नहीं ढूंढ सकेंगे। तो हमें बेंचमार्किंग ऑब्वियसली हेल्प जरूर करती है, लेकिन इसके अंदर ये एक छोटा सा फ्लॉ है कि हम फिर टू कन्फाइंड हो जाते हैं, हम वही अंधाधुंध फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। सो इसके अंदर ये लिमिटेशन याद रखने वाली है। फिर हम आते हैं वोटिंग की तरफ, और जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई, यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए वोटिंग की क्या जरूरत है। वोटिंग की जरूरत ये होती है कि जब मुझे ये अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना हो, तो कौन सी रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे मैं कहता हूँ कि मुझे डिसीजन लेना है। और डिसीजन लेने के लिए ये 4 डिफरेंट मेथड है, ये आपने माइंड में रखनी है। एक एक्सट्रीम है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के अंदर हम उस मीटिंग को, लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर लीड कर रहा है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो फैसला कर देगा वही वुड बी कंसीडर्ड एज फाइनल। तो अगर तो ये है, तो इसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। लेकिन इसके अंदर फ्लॉ ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली लोगों को कहेगा, तो हो सकता है लोगों का उस पर कमिटमेंट और जो उसका उस पर एग्रीमेंट है और बाय इन है वो कम हो। तो जब एग्रीमेंट और बाय इन नहीं होता, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, लोग अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कहेगा कि लोग कह सकते हैं, स्टेक होल्डर्स या टीम मेंबर्स कह सकते हैं कि सर हमने तो आपको पहले ही बता दिया था ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि दूसरी एक्सट्रीम ये है कि यूनानिमिटी, कि हर कोई इस पे राजी हो जाए, यूनानिमस डिसीजन हो, 100% लोग। तो इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि पहले कुछ हम एक वोटिंग करते हैं, और फिर जो लोग डिसएग्री करते हैं उनका ओपिनियन लेते हैं, और जो एग्री करते हैं उनका ओपिनियन लेते हैं, और हम जो 4-5 लोग हैं उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये देखें, ये सब लोग कह रहे हैं और इस वजह से कह रहे हैं, आप भी एग्री कर रहे हैं। तो हम यूनानिमिटी का वेट करते हैं, और जब तक सब लोग मान ना जाए हम उससे आगे नहीं चलते। और ये जनरली वो केस है जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, जहाँ पे वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं, और वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, यार मैं काम शुरू कर दूं और लोग जो है ना बाद में प्रॉब्लम में आ जाए। तो कोई कोई एक दो बंदे जो है ना वो स्टे ले लें या इशू खड़ा कर दें और मेरा पूरा प्रोजेक्ट हॉल्ट पे चला जाए। अच्छा, इनके दरमियान, दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान एक है मेजोरिटी और एक है प्लुरलिटी। मेजोरिटी वो होता है कि जब जनरली मेरे पास दो ऑप्शंस हो, ए और बी। अब कुछ लोग होंगे जो ए को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग होंगे बी को सपोर्ट करेंगे। तो इस केस में मैं मेजोरिटी डिसीजन देखता हूँ 50% प्लस किस तरफ है। जिस तरफ भी 50% प्लस हुआ, चाहे 51% भी हुआ, तो हम कहेंगे कि यार मेजोरिटी इस तरफ है, तो हम यूं करते हैं कि ये वाली ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, लाइक ए बी और सी, तीन ऑप्शंस आ गई, और उस केस में मेरे पास एक्चुअल में जाहिर है हो सकता है कि ये 45% कह रहे हो, लोग ये कह रहे हो, 35% ये कह रहे हो, ठीक है, और 20% ये कह रहे हो। तो अब इस केस के अंदर ऑब्वियसली मेरे पास ये मेजोरिटी वाला या 51% वाला रूल नहीं चल सकता, तो यहाँ पे मैं प्लुरलिटी को यूज करूंगा। सो ये वोटिंग के बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये चार टर्म्स क्या है, इनका मतलब क्या है।
दूसरा डिसीजन मेकिंग का हमने एक और टेक्निक देखी थी और वो था मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस, और इसमें हमने एक एग्जांपल भी की थी कि अगर प्रॉफिट की वेटेज लेट से 20%, आपको याद होगा ये हमने एक एग्जांपल की थी, प्रॉफिट की वेटेज 20% थी, गालबन ग्रोथ की वेटेज भी कोई इसी तरह थी, और फिर हमने कहा था कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वेटेज 60% थी और समथिंग। तो ये जो मेथड है बेसिकली ये है हमारा वेटेज का मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस। आप इसको अपने माइंड में याद रखने के लिए क्या करें कि मैंने कुछ लोगों को लेट से हायर करना है, और उन हायरिंग के लिए मेरे पास एजुकेशन भी है एक क्राइटेरिया के तौर पे, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है एक क्राइटेरिया के तौर पे, और दूसरा मेरे पास एज जो है वो थर्ड क्राइटेरिया है। तो अब ऐसा हो सकता है कि जो कैंडिडेट ए है उसकी एजुकेशन मास्टर्स हो, लेकिन एक्सपीरियंस जस्ट 2 इयर्स का हो, और एज जो है उसकी लेट से 34 हो। एक और है बी है, वो जो है ना मतलब इधर तो बैचलर्स है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस लेट से 7 इयर्स का है, और एज उसकी 29 है, और लेट से ये जॉब इस नेचर की है कि मुझे यंगर द बेटर वाली कहानी है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो एजुकेशन कम है, तो मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया, एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं है कि जिसकी एजुकेशन ज्यादा होगी मैं उसको ले लूंगा। तो ऐसे केस को मैं जनरली वो वेटेड एवरेज के थ्रू इसको रिजॉल्व करता हूँ और अपना एक डिसीजन ले लेता हूँ। इसके बाद जो अगली टेक्निक लिखी हुई है वो है एफिनिटी डायग्राम्स। एफिनिटी डायग्राम्स ये डाटा को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक है। जैसे मैंने कहा कि यार कोई एक फैसिलिटेटर खड़ा होगा और वो आप जब रिक्वायरमेंट आ रही होगी तो वो व्हाइट बोर्ड पे या किसी जगह पे वो रिक्वायरमेंट्स लिख रहा होगा। अब वो रिक्वायरमेंट्स कैसे लिखे, क्या एक लिस्ट की शक्ल में बस लिखता जाए ऐसे रैंडमली, आपको इससे समझ आएगी नहीं आएगी, या देयर इज सम बेटर वे। तो हम क्या करते हैं जनरली, जैसे मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आती है लेट्स से, मतलब मैं पहले 5-10 रिक्वायरमेंट्स आप लोगों से पूछता हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ अच्छा यार ये रिक्वायरमेंट किस कैटेगरी में आती है, ये तो क्वालिटी से रिलेटेड है, मैंने क्वालिटी लिखा और उसके नीचे ये जो 2 रिक्वायरमेंट्स है वो ड्रॉ कर दी। आगे आया यार ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ओके फाइन, किसी ने बताई नहीं थी, बताई किसी और ऑर्डर में थी लेकिन मुझे पता चला ये 4। उसके बाद आगे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने उसकी कैटेगरी बना दी। तो इस तरह जब मैं लिखता हूँ तो इट हेल्प्स अस टू बेटर अंडरस्टैंड द आइडिया, और ये जो रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। और फिर फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से मैंने एक बोर्ड के ऊपर इस तरह की एफिनिटी डायग्राम, लाइक एक कैटेगरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, सो ऑन। तो जैसे मैं ये सोचता हूँ तो मुझे याद आ सकता है कि यार एक फलां कैटेगरी पूरी की पूरी हम मिस कर रहे हैं, यू नो। ये मुझे एक हिंट दे सकता है कि यार इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट तो हमने सोची ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि उसके बारे में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट आई हो और वो रेंडमली लोग बोल रहे हैं, इस कैटेगराइजेशन के तहत तो नहीं बोल रहे। मैं अगर आपसे रिक्वायरमेंट लेना शुरू कर दूं, हर जिसके माइंड में जो आ रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो हो ही रहा होता है, तो जिसके मुंह में जो आ रहा है वो हम लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन अब मैंने जब उनको सॉर्ट किया इस तरह एक एक स्ट्रक्चर में लेके आया, तो मुझे नजर आया कि यार क्वालिटी की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट आई है अभी तक। तो दैट मीन्स इट इज़ एन इंडिकेटर कि यार इस पे हमें मजीद सोचने की जरूरत है। तो ये इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, जिससे हमें चीज़ों को बेहतर अंदाज में हम देख सकते हैं, और मिस्ड जो गैप्स होते हैं या मिस्ड रिक्वायरमेंट होती हैं वो सामने सरफेस कर देती हैं। आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं, आप में भी, मेरे ख्याल में उसमें है, ये आपकी रीटा वाली बुक में भी होगी, कि यार बुक स्टोरी की एक लाइब्रेरी बनानी है, और लाइब्रेरी के लिए आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपके सामने इस तरह इन कैटेगरीज में। हालांकि ये किसी और की तरफ से है, डायरेक्टर ने कहा यार मुझे एक ऑफिस चाहिए होगा, उसके बाद किसी ने कहा यार वो मुझे ना कम से कम, लाइब्रेरी ने कहा इतनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है, किसी ने कहा यार न्यूज़पेपर भी होने चाहिए। तो रैंडम नहीं है, लेकिन हमने जब उनको इस स्ट्रक्चर में दिया तो देखें वो कितना क्लियर टू अंडरस्टैंड हो गया, और अब हम सोच सकते हैं यार कस्टमर सर्विस से रिलेटेड कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ यही लिखा हुआ है, इज देयर एनीथिंग एल्स। तो हमें इस तरह डाटा को रिप्रेजेंट करना या रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि आप इसको क्लासिफाई कर देते हो एफिनिटी डायग्राम्स के अंदर, आप क्या करते हो कि इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो। तो आप वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अलग लिख सकते हो, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट अलग लिख सकते हो, सोल्यूशन से रिलेटेड अलग है, ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप प्रोजेक्ट की हैंडिंग टेकिंग ओवर करते हो। क्या कस्टमर ने कहा है कि हमें, आपने वो शिपमेंट कस्टमर क्लियरेंस करवा के और उसके बाद हमारे पास पैक इस तरह भिजवानी है, या उसने कहा हुआ है कि यार आपने इसके ऊपर वो फ्रिजाइल और अपवर्ड एरो और पैकिंग इस तरह की करनी, या वो हमारी साइट पे आके ले लेगा और उसकी कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन भरेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम कर देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कोई रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, कोई मीटिंग्स है, वो कैसे होगा, क्वालिटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी भी कैटेगरी के थ्रू डिपेंडिंग अपॉन योर ईज
हम वो रिक्वायरमेंट बना लेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे, और ये एफिनिटी डायग्राम्स कहती हैं, जो कहलाती हैं। सो एफिनिटी डायग्राम्स क्या है? हम एफिनिटी डायग्राम्स में रिक्वायरमेंट्स को बेस्ड ऑन सम कैटेगरी उनको सॉर्ट कर लेते हैं। दिस इज नोन एज एफिनिटी डायग्राम एंड दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डाटा। और यहाँ पे डाटा से मुराद रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर डाटा का एक और समझने का तरीका माइंड मैप, ये अपने माइंड में एक्सप्लेन करने के लिए इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि जब हम जनरली, मैं अगर आपको कहूँ ना कि आपके पास 2 मिनट है और आपने फ्लैट टॉपिक पे बोलना है, ठीक है, जनरली ये मैं एक और जगह पे ये टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा वो मैं बोलने के लिए ही करता हूँ इसी तरह कि जी आपने 2 मिनट्स है, अब मेरे पास टॉपिक है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर फेवरेट टीचर, लेट्स से। तो अब मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, ये मैंने टीचर को, फेवरेट टीचर को माइंड में रखा, तो मैं उसके बारे में क्या कुछ बोलूंगा। मैं अपने माइंड में रखता हूँ, ओके, हु इज, पहली बात, हु ही और शी इज। अच्छा, उसने मुझे कब उन्होंने पढ़ाया या मैंने कब उनके साथ रहा। उसके बाद व्हाट इज वेरी गुड अबाउट और बेस्ट अबाउट हिम और हर। ठीक है, तो इस तरह मैंने अपने माइंड में चीजें बना ली। अब मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो मेरे माइंड में होगा हु, हाउ, व्हेन, इस तरह की बात। तो मैं एक एक क्लॉक वाइज चलता चला जाऊंगा और आगे बढ़ता चला जाऊंगा। सो इसी तरह आप अपने माइंड में एक चीज ये बना लेते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को माइंड मैप कहते हैं, लेकिन मैं इसको बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ इसी शक्ल में। तो अब आप देखें कि अगेन ये भी वही कैटेगराइजेशन है। एफिनिटी डायग्राम्स में वो एक सिंगल इस तरह कॉलम में या इस तरह आ जाती है, और इसमें आप एक सेंट्रल इशू को सामने रख के और उसके इर्द गिर्द जो है वो सारी बातें लिख देते हैं। ठीक है, सो अगेन दिस इज अ डाटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, और मैं अपनी रिक्वायरमेंट को, मकसद अगेन सब में यही है कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है। अब आता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जनरली हम उस वक्त यूज करते हैं जब बाज़ दफा ये होता है कि आप एक मीटिंग में बैठे में, लेट्स से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, वहां पे कुछ लोग ज्यादा आउटस्पोकन है और कुछ जो है ना वो बोलने में ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट दे कैन राइट वेल। या फिर उनका बॉस भी उधर बैठा हुआ है और मैं उस बॉस के आइडिया से मे बी एग्री ना करता हूँ, तो मैं चाहे उसके अगेंस्ट भी हूँ तो मैं शायद ना बोल पाऊँ, या इस तरह की कोई रीजन। तो हम क्या करते हैं कि हम इस तरह एक लेट से राउंड टेबल पे बैठ गए और यहाँ पे सबको हमने कहा कि यार अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जो है, आपके माइंड में जो कुछ आ रहा है वो लिखना शुरू कर दें। अब वो उन्होंने लिखेंगे, हम एक एक कोई भी अगेन फैसिलिटेटर या मॉडरेटर सबकी इकट्ठे कर लेगा और वो वन बाय वन पे डिस्कस करना शुरू करेगा। जी एक रिक्वायरमेंट हमारे पास ये आई है, सो व्हाट डू यू थिंक। अब वो उसकी यूनानिमिटी बरकरार रहेगी, उस पर लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेंगे। सो इसमें हम जनरली, मतलब ये तो हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात कर रहे हैं, बट जनरली एनजीटी में क्या होता है या नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है, एक क्वेश्चन या इशू आप सामने रखते हैं, उस पे तमाम मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट है वो अपने अपने इश्यूज लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं और वो फिर आइडिया शेयर कर देते हैं। फिर ग्रुप जो है वो डिस्कस करता है कि जो कुछ आया उस पर डिस्कशन होती है, और फाइनली हम उन आइडियाज को रैंक कर देते हैं इस बेस पे कि जी सबसे ज्यादा कमेंट्स या सबसे ज्यादा यूजफुल जो है वो कौन सा है। तो इस तरह हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये है एनजीटी या नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं। अब अगला है ऑब्जर्वेशन। अच्छा प्लीज इसमें आपने अगेन घबराना नहीं है, मैं आखिर पे आपको इन सारों की समरी दूंगा, एक टेबल के अंदर एक समरी आ जाएगी, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि ये क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, अभी इस वक्त मेरा मकसद ये कि इंडिविजुअल टेक्निक्स के बारे में जो उसके फायदे हैं, जो नुकसान है, किस सिचुएशन में या सिनेरियो में आप कौन सी टेक्निक यूज करना चाहेंगे या करना बेहतर होता है, मैं आपको फिलहाल वो बता रहा हूँ। और आखिर पे मैं आपको और उस टेक्निक, जैसे एनजीटी आपने में भी फर्स्ट टाइम सुना हो, ये है क्या। अच्छा इसी तरह भी आपके सामने ऑब्जर्वेशन आया हुआ है। ऑब्जर्वेशन में एक और टर्म यूज होती है, जॉब शेडोइंग। जॉब शेडोइंग ये लिखी हुई है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होता है कि आप जो एक्चुअल में वो जो स्टेक होल्डर है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम करता है, मैं उस एनवायरनमेंट में जाके देखता हूँ कि यार हाउ डज ही और शी परफॉर्म्स हिज ड्यूटी और हर ड्यूटी। और उसके बाद मैं उसको, लेट्स से मुझे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की उस विंडो पे जाके बैठूंगा और मैं देखूंगा कि यार वो क्या क्या इनवॉइसेस साइन करवाता है, क्या क्या डाटा कलेक्ट करता है, किधर किधर स्टाफ लगाता है, सो दैट मैं ये जो मैनुअल सिस्टम है इसको ऑटोमेट कर सकूं। तो ऑटोमेट तभी कर सकूंगा जब मुझे ये पता होगा कि एक अकाउंटेंट क्या क्या इस विंडो पे वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है, उसे क्या क्या मसाइल का सामना है। तो इसको हम कहते हैं वी ऑब्जर्व
हाउ द अ प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस इज बीइंग डन और कैरिड आउट, और फिर उससे मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स निकालता हूँ कि अच्छा यार मुझे ये भी चाहिए होगा, मुझे ये भी चाहिए होगा, ये भी इंक्लूड करना है एंड सो ऑन। इसी की एक और वर्जन है कि ऑब्जर्व करने की बजाय मैं एक्चुअली उस यूजर के साथ काम करने बैठ जाऊं। मैं से कहता हूँ अच्छा यार मुझे बताओ कैसे करते हो, और उसका फायदा ये होता है कि मुझे ज्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ चीजें नजर आती हैं। वी कॉल इट एज जॉब शेडोइंग। हम जो भी पोटेंशियल यूजर उस प्रोडक्ट का होगा, और वहां पे मैं एक्चुअली उसके साथ इतना क्लोज काम करता हूँ कि मैं उस काम में उसका हिस्सा बिठाना शुरू कर देता हूँ, सो दैट आई कैन हैव अ रियल फील कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए होंगी, तो सिस्टम की या उस प्रोसेस की मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन जैसे मैंने कहा कि जनरली आपके पास एक मॉडरेटर या एक फैसिलिटेटर का होना लाजमी है। जहां जहां मीटिंग्स होंगी ना, वहां वहां या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होंगे या एनजीटी जैसे आपने देखा जहां पे मल्टीपल लोग हैं, और उनको कोई एक बंदा लाजमी चाहिए होगा जो उस मीटिंग को, उस सेशन को कंडक्ट करे, और डिफरेंट लोगों के जो ओपिनियंस आ रहे हैं उन ओपिनियंस के ऊपर जो डिसएग्रीमेंट है वो डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व कर सके। अच्छा, जनरली फैसिलिटेशन के दो तीन फायदे हैं, ये आपको अपने माइंड में रखने हैं। यहाँ पे शायद ना भी लिखा हो, इस बुक में शायद ना हो, लेकिन पिमबॉक गाइड में दो तीन जगह पे ये मेंशन है, तो वो मैं आपको फायदे बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि फैसिलिटेशन जो है ना, ये हेल्प करती है, ये जो फैसिलिटेटर है वो लोगों को टॉपिक पे फोकस्ड रखने का लिए बहुत हेल्प करता है। ये क्योंकि सिस्टमेटिकली पहले तैयारी करके आता है, और लोग मतलब इसे पता होता है कि यार मैं किस तरह लोगों से इनपुट लूंगा, बजाय इसके कि वो मछली मंडी बना दे, हर कोई उस पर शाउट कर रहा हो। इसकी बजाय एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में कहता है कि अच्छा जी, सबसे पहले हमारा इस वक्त जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप ये बताएं कि आपके माइंड में कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आती है, और टेक्निकल रिक्वायरमेंट से मुराद ये है, और फिर वो फर्स्ट पढ़ने का जी सर आप बताएं, जी मैम आप बताएं, और इस तरह हम लिखते जाते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर वैसे मतलब हर कोई अपना अपना बोल रहेगा, कोई लिखने वाला नहीं होगा, तो ये सेशन जो है ना, इट विल बी अ मेस। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम फैसिलिटेशन करते हैं कि ज्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट वे में हम इस मीटिंग को या सेशन को होल्ड कर सके। दूसरी बात, जाहिर है लोगों का डिसएग्रीमेंट भी होगा, तो उस पर कंसेंसस अचीव करने का, उसको जरा माइल्ड करने का, पोलाइट बनाने का, मतलब एग्रेशन खत्म करने के लिए भी फैसिलिटेशन जो है वो हेल्पफुल होती है। अच्छा, तीसरी बात, बायसेस इंक्लूड हो जाते हैं। बायसेस के से मुराद क्या है? बायसेस से मुराद ये है कि समटाइम्स जो ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के लोग होते हैं मीटिंग के अंदर, वो उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है, और वो बिकॉज ऑफ बीइंग लाउड वो बाकियों को सप्रेस कर देते हैं। तो अब एक बंदा वो कही जा रहा है मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है इसके बारे में प्रोजेक्ट, और उसने को 15 दफा ये बात की है, और एक और मोहतरमा है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में। तो ऐसा ना हो कि ये बिकॉज ऑफ बीइंग आउटस्पोकन या लाउड होने की वजह से उसकी रिक्वायरमेंट दब जाए, सॉरी दूसरों की रिक्वायरमेंट जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट दब जाए। तो उससे क्वेश्चन करता है यार इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है किस तरह, ये कौन से प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को ज्यादा, हाँ तो बस ठीक है इसकी वर्थ तो इतनी है। सो फैसिलिटेशन जो है ये उन बाइसेस को भी एड्रेस करने के लिए हेल्प करती है, और फाइनल डिसीजन जो है इसकी तरफ से फिर आ जाता है, मतलब इट्स जस्ट अ फैसिलिटेटिंग रोल। अच्छा, अब ये हो गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और वो है ये जो आपके सामने चीज लिखी हुई है ना, ये एजाइल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये टर्म्स यूज होती हैं ज्यादा। वो क्या है कि जैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट जिस चीज को कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाले जनरली उसको यूजर स्टोरीज का नाम देते हैं, और यूजर स्टोरीज का एक खास नाम या एक खास फॉर्मेट जनरली जो ज्यादा बेहतर है वो ये क्या है कि आप एक रोल के पहले डिफाइन करते हैं कि एज अ, फॉर एग्जांपल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, या एज अ कस्टमर, या एज एन अकाउंटेंट, आई वांट के ये चीजें हों, सो दैट मैं फला फला काम अच्छे तरीके से कर सकूं या ये काम कर सकूं। ठीक है, सो हम इस तरह का, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि मुझे अगर एक लाइब्रेरी बनानी है लेट्स से, तो अब उस लाइब्रेरी के अंदर एक स्टेक होल्डर है जिसका नाम है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, जो कम्युनिटी के डिफरेंट फंक्शंस या इवेंट्स या ऑर्गेनाइज करता है। सो ये चाहेगा कि वो जो लाइब्रेरीज बने, तो आई वुड लाइक, मेरा उस पर रिक्वायरमेंट ये है कि एज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर आई वांट न्यू लाइब्रेरी टू ऑफर पब्लिक मीटिंग स्पेसेस।
कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि छोटा मोटा उसमें कोई मीटिंग स्पेसेस भी बनी जाए, सो दैट वी कैन हैव सेंट्रल प्लेस टुगेदर एंड एक्सपोज कम्युनिटी मेंबर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ लाइब्रेरी थ्रू स्मॉल इवेंट्स। तो ये अब उसका बेनिफिट आ गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, कौन सा गोल या फंक्शनैलिटी है, वो ये गोल और फंक्शनैलिटी है कि हमारे पास पब्लिक मीटिंग हो इस लाइब्रेरी के अंदर, ये स्पेस हो। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि एज अ मे बी मैं उस कम्युनिटी में उस नेबरहुड में मैं रहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेबरहुड आई वुड लाइक टू हैव, लेट्स से, a silent peaceful place, why, so that where I can read so and so things। ठीक है। अच्छा, सो ये मेरे पास जनरली हम रिक्वायरमेंट्स को यूजर स्टोरीज का भी, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, मैं उसको यूजर स्टोरीज का भी नाम दे सकता हूँ। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि पीएमपी एग्जाम के अंदर बहुत स्पेसिफिक टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते किसी एक इंडस्ट्री के बारे में, बट ये यूजर स्टोरी इज अ कॉमन टर्म नाउ। और यूजर स्टोरी क्या होती है, इट्स सिंपली अ रिक्वायरमेंट, और उसको जनरली इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। बस आपको इतना पता हो, एग्जाम के अंदर आपको इस फॉर्मेट में लिखना वो नहीं कहेंगे, लेकिन जब यूजर स्टोरी का नाम आएगा तो आपको पता होगा यार यूजर स्टोरी मेरे प्रोजेक्ट का एक एलिमेंट है या एक रिक्वायरमेंट है जो मुझे बनानी है, या एक डिलीवरेबल है जो मुझे बनाना है, या एक फंक्शनैलिटी है जो मेरे उस प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड जो हमारे पास ना फैसिलिटेटिंग सेशंस हैं, या उसमें दो हैं, दो के ये नाम आप देख लीजिएगा, वैसे मैंने ये किसी से नहीं सुना आज तक कि ये एग्जाम में आए हैं। अच्छा, और ये डिफरेंट इंडस्ट्री में हैं, ये वही फैसिलिटेटिंग फैसिलिटेटिंग सेशंस ही हैं, ये वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग के सेशन ही। एक का नाम है सॉफ्टवेयर वाला जो करते हैं ना, वो सेशन करते हैं, तो उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है जेड, या जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन सेशन। और मकसद क्या है कि इसमें मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है, तो वहां पे मैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बैठा के और उनकी रिक्वायरमेंट और उनका इनपुट ले लूँ। ठीक है, तो उसको वो लोग जेड कहते हैं। अच्छा, इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक एक मीटिंग या एक सेशन है जिसका नाम होता है क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट। अब जो डीएफडी है, इसको वॉइस ऑफ कस्टमर भी कहते हैं, तो इसी से आपको, या वीओसी, इसी से आपको अंदाजा होगा कि इसमें आई वुड लाइक टू गेट द इनपुट फ्रॉम द कस्टमर। तो हर इंडस्ट्री में उसी काम के लिए कुछ डिफरेंट नाम यूज हो रहे हैं। मसलन एक बंदा कह रहा है रिक्वायरमेंट होगी, एक बंदा कह रहा है यूजर स्टोरीज होंगी। ठीक है। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी मीटिंग में कहता हूँ वो फैसिलिटेटिंग सेशन है, एक बंदा उसको कह रहा है ये वर्कशॉप है, एक इदारे में या एक इंडस्ट्री में उसका नाम जेड है, एक और इंडस्ट्री में उसी से मिलती जुलती चीज है उसको वो क्यूएफडी का नाम देते हैं। सो बेसिक पर्पस सबका एक है। आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से के बारे में नहीं है। आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, वही होनी चाहिए कि भाई मेरा कलेक्ट रिक्वायरमेंट में जो मैंने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है वो मैं कैसे करूंगा, एंड इट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ माई प्रोजेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, मे बी लोकेशन ऑफ माई स्टेक होल्डर्स, वो स्टेक होल्डर्स किधर किधर बैठे हैं। अच्छा, फिर नंबर ऑफ माई स्टेक होल्डर्स, अगर तो 5-6 लोग हैं तो मैं एक जगह सबको अलग अलग इंटरव्यू भी कर सकता हूँ। अगर 15-20 है तो मे बी मैं, और टाइम कम है तो मैं मे बी चाहूंगा कि यार उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ले आऊं, या मैं कहूंगा कि यार सब लोग अपना लिख के मुझे रिक्वायरमेंट्स भेज दो। तो इट डिपेंड्स ऑन द environment or circumstances in which I'm conducting or doing my project। मेन पर्पस ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स मैक्सिमम गैदर कर दिए। ठीक है, ये आपने माइंड में लाजमी रखना है। अच्छा जी, आगे चलिए। अब ये भी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी, अगेन मैंने तो इसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज्यादा देखा है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम्स क्या होती हैं बेसिकली, इसके अंदर हम करते ये हैं कि, सॉरी एक मैं आपको, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का एक और नाम भी है जिसको आप डेटा लेवल डायग्राम डेवलपमेंट कहते हैं। और उसमें बेसिकली आप करते क्या हो, मैं इसको पहले ब्लैंक करके वो दिखा देता हूँ और फिर हम इस वाले पिक्चर को भी या इस वाले डायग्राम को भी समझ लेते हैं। मैंने लेट से एक पेरोल सिस्टम बनाना है। पेरोल सिस्टम बनाने से मुराद क्या है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सैलरीज वगैरह या वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो कैसे करूंगा। अब मैं कहता हूँ यार पहले एक हाईएस्ट लेवल पे कि यार ये पेरोल सिस्टम मेरा किस किस चीज के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो पेरोल सिस्टम बेसिकली नंबर वन, जो भी एम्प्लॉय है
उस एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करेगा क्योंकि इसको पे मिलनी है फाइनली। अच्छा, नंबर टू, ये पेरोल सिस्टम कहाँ कहाँ से इनपुट लेगा? ये इनपुट लेगा मे बी जो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है उनसे, क्योंकि उन्होंने उसका सैलरी स्केल और लेट से वो बताना है, या एचआर डिपार्टमेंट से वो ले लेगा। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये जो टैक्स के रूल्स हैं वो वहां से लेगा, वगैरह वगैरह। अटेंडेंस अगर कहीं हमारी मेंटेन होती है, वर्क आवर्स कितने हैं इस एम्प्लॉय के, इस तरह की कोई चीज है, वो यहाँ से लेगा। तो कंपनी के कोई रूल्स हैं जिसकी बेस पे ये सारी कैलकुलेशन होनी है, तो वो यहाँ से इनपुट लेगा। सो बेसिकली जो हाईएस्ट लेवल है, उस लेवल पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरा ओवरऑल सिस्टम है, ये ओवरऑल सिस्टम किस किस एंटिटी से इंटरेक्ट करता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ। फर्दर ब्रेक डाउन करने के बाद ये कि अब मैं इस सिस्टम को आगे डिटेल्ड अगले लेवल पे लेके जाता हूँ कि यार ये जो पेरोल सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या होगा अब, और ये अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस से इंटरेक्ट करेंगे। सो बेसिकली अगेन, अब आप देखिए ये जो मैंने अभी आपके सामने जो हाईएस्ट लेवल पे, जिसको आप जीरो लेवल कहते हो जनरली, इस लेवल पे या फर्स्ट लेवल कह लें, मैंने इस लेवल पे जो बातें की उससे आपको रिक्वायरमेंट खुद ही समझ आना शुरू हो गई। यार मुझे अगर सैलरी बनानी है तो मेरा एक इनपुट आएगा ना इनकम टैक्स के रूल्स का, एक इनपुट आएगा ना इस चीज का। इसी तरह बैंक में भी एक हो, वो बैंक को मुझे क्या क्या चीजें देनी है और उस बैंक से क्या क्या चीजें मुझे आएंगी, तो अगेन ये भी एक इनपुट होगा या एक एक एंटिटी होगी जिससे मैं इंटरेक्ट करूंगा। तो आप जब इस तरह की डायग्राम बनाते हो, अगेन इट्स अ डेटा रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज डाटा गैदरिंग टेक्निक एक तरह से, कि जिसमें मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिटी उसके अंदर मुझे आएगी और मुझे रिक्वायरमेंट सिस्टम की या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी समझ आएगी। बट अगेन ये वाली चीजें मैं तब यूज कर रहा हूँ जब मैं कोई इस तरह का प्रोसेस, या मेरा प्रोजेक्ट की नेचर ये है कि मैं इस किस्म का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के अंदर शायद ये काम मैं ना कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में शायद आप ये वाली टेक्निक यूज ना कर रहे हो। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि आपने माइंड में जरूर रखना है कि हम किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मल्टीपल साइज के प्रोजेक्ट्स को अपने माइंड में लाएं, तो आपको ये समझ आएगी कि यार किस एनवायरनमेंट में, किस सिनेरियो में, किस टाइप के प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्निक मेरे लिए बेहतर होगी। अब हम आते हैं प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप इज अगेन रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टेक्निक, स्पेशली जब मैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो वहां पे मेरे लिए क्लैरिटी नहीं होगी, और मैं चाहूंगा कि कस्टमर को एक प्रोटोटाइप बना दूं और उसे दिखाऊं कि भाई ये है। अगर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो मैं मे बी उस बिल्डिंग का मॉडल पहले बना के दिखाऊं कि यार दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। अभी तो सिमुलेटर्स इतने अच्छे आ गए हैं कि आपको वो सिमुलेशन में ही उसकी चीजें बन जाती हैं। तो अगेन में भी प्रोटोटाइप उस तरह, लेकिन लेट्स से प्रोटोटाइप यहाँ तक भी होता है, लाजमी नहीं है कि एक बहुत एडवांस किस्म का स्ट्रक्चर मॉडल हो। प्रोटोटाइप ये भी होता है, मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैं एक पेज के ऊपर बिफोर स्टार्टिंग में वर्क में इस तरह डब्बे बना के और यूं बटन बना के और यूं इस तरह चीजें लिख के और कलर कर दूं हाथ से ही एक पेज पे, और मैं अपने यूजर को बुलाऊं, उसे कहूं यार ये देखें इस तरह की चीज बनेगी, आर यू ओके विद दैट? तो फिर मैं उससे आगे चलूंगा। तो ये भी प्रोटोटाइप है। सो बिफोर स्टार्टिंग अ हाई लेवल और लार्ज स्केल डेवलपमेंट या प्रोडक्शन या हाई लेवल वर्क, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी रिक्वायरमेंट को क्लैरिटी लाने के लिए कस्टमर के माइंड में भी, अपने माइंड में भी, मैं पहले कोई प्रोटोटाइप बना लूं और फिर हम वहां पे डिस्कस करें। वो मुझे हो सकता है कह देते हैं यार ये जो आपने बताया ना, ये दो बटन ये इस तरह नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि बस एक ब्लैंक पेज हो, उसमें सिर्फ एक बटन आए और फिर अगले पेज पे जो है ना डिफरेंट चीजें या डिफरेंट बटन आए। यू सी, इस तरह मुझे रिक्वायरमेंट्स अपनी क्लैरिटी आती रहेगी। तो ये है प्रोटोटाइपिंग। और मतलब टेक्निकली भी जो मॉडल बनते हैं, आपने बिल्डिंग्स के मॉडल भी देखे होंगे, आपने कोई नया एरोप्लेन, फाइटर प्लेन वो करना है, डिजाइन करना है, तो उसके भी में भी प्रोटोटाइप आपका बन जाए। सो प्रोटोटाइपिंग बेसिकली एक मॉडल बना देते हैं छोटे स्केल पे, और उस पे आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स फिर अपना इनपुट देते हैं, तो आपको क्लैरिटी आ जाती है। सो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स डाटा गैदरिंग के से रिलेटेड, सॉरी, कलेक्ट रिक्वायरमेंट वाले प्रोसेस से रिलेटेड थे। और सबका मकसद एक ही था कि मुझे रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करूंगा, और जो गैदर होगी हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, और अगर गैदर भी होगी हैं, रिप्रेजेंट भी होगी हैं, तो उनको मैं सॉर्ट कैसे करूंगा, उनको मैं प्रायोरिटाइज कैसे करूंगा। तो मोर और लेस यही तीन चार काम थे कलेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर, और इन्हीं के लिए हम डिफरेंट सेशन यूज करते हैं। ये आप काइंडली
कौन था, दानिश, लास्ट टाइम आपने ये शेयर किया था, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप इसकी तस्वीर ले लें और इसको शेयर कर दीजिए। ये अब उसी की समरी लिखी हुई है, और जब हो जाए तो बताइएगा फिर मैं किसी ले लीजिए। चलिए ठीक है। तो अब आप देखिए, ये पहली जो आपकी स्क्रीन पे है ना, ये है डेटा गैदरिंग। डेटा कैसे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक्सपर्ट इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, क्वेश्चन एंड सर्वे एंड बेंचमार्किंग। ये है डेटा गैदरिंग, या हमारे केस में रिक्वायरमेंट गैदरिंग का केस। उसके बाद जब आ जाता है तो उसके बारे में आपको डिसीजन लेना है, तो या वोटिंग होगा या मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन होगा। और उस डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे भी लिख सकता हूँ, चार्ट पे भी लिख सकता हूँ, एफिनिटी डायग्राम, माइंड मैप, ये हो सकता है। सो काइंडली इसकी भी तस्वीर ले लीजिएगा। ये समरी उसी की है जो आपने पिछले 10-15 स्लाइड्स में देखा है। डन, ओके। सो नेक्स्ट है इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स। इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स में आपने जैसे वो पढ़ा का फैसिलिटेशन हो गया, इन्फ्लुएंस करना हो गया, वगैरह वगैरह, तो वो मेरे पास ही आ जाता है। तो इसकी भी तस्वीर ले लीजिएगा। चलिए, ये है जी, हमने करके देख लिया सारे टूल्स। सॉरी, ये 2 और भी रह गए। ये वो टेक्निक्स हैं जो किसी ग्रुप में उन्होंने नहीं डाली थी, अनग्रुप भी थी। मैंने आपको एक लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया था इसके लिए। होगी सर। चलिए जी, दैट्स इट। सो मेरा कलेक्ट रिक्वायरमेंट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और कलेक्ट रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि इनपुट्स पे क्या कुछ होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स हम क्या क्या यूज करते हैं, ये सारी हमने कवर कर ली है। एंड देन आउटपुट पे मेरे पास 2 चीजें आती हैं, एक आती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, और एक मेरे पास आती है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैं आपको अगेन एग्जाम के अंदर क्या चाहिए, कितनी डिटेल चाहिए, मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ। होता यह है कि आप मे बी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप इसको मेमोराइज करने बैठ जाए। ये एग्जाम बिल्कुल आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह नहीं होता। इसके अंदर आपको ये चीजें, जर्नल बातें अपने माइंड में रखने। मैं अगर आपको ये कहूँ ना कि आप मेरा लेक्चर जो है, यही लेक्चर 3-4 दफा सुन लें जाग के होश में, तो आपके माइंड में वो बात बैठ जाएगी, हाँ इस तरह होता है, दैट्स इट। यही अंडरस्टैंडिंग लेके आप एग्जाम में चले जाएं तो यू विल बी थ्रू इंशाल्लाह। तो आपने रटना नहीं है, आपने ये देखना कि यार मुझे डाटा गैदर करना है, तो ये होगा। अच्छा, इन जनरल अगर मैं अभी आपसे पूछता हूँ, चले मुझे ये बताएं कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर मुझे एक एडवांटेज क्या मिलता है, एक मेजर एडवांटेज है, वो क्या है? आपको वाइड रेंज ऑफ ऑफ ओपिनियन मिलती है, डाइवर्सिफाइड ओपिनियन, या अगर मैं ये कहूँ कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन मिल सकता है मुझे वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट यूनिक आइडियाज प्रपोज करते हैं, एक डिफरेंट माइंड, डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट एंगल से चीजें डाइवर्स होता है काफी। डाइवर्स होता है, और मुझे आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन मिल सकता है। वेरी गुड। तो बस यही चीजें हैं माइंड में रखनी, और कुछ नहीं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और ये हमने पहला प्रोसेस जो है वो स्कोप के अंदर प्लान बनाने के बाद हमने देखा था कि जी कलेक्ट रिक्वायरमेंट वाज द फर्स्ट प्रोसेस एंड वी आर डन विद इट। ठीक है जी। अब अगला है डिफाइन स्कोप। मुझे अपना स्कोप डिफाइन करना है। मैं अगेन सॉरी, मैं आई वुड लाइक के पीछे जाके आपको एक दफा वो फ्लो दोबारा दिखा देता हूँ। सॉरी, मेरे ख्याल में वैसे ही चला गया। ये वाला। अच्छा, इसमें इफ यू रिमेम्बर हमने कहा था कि सबसे पहले मैंने अपना प्लान बनाया था स्कोप मैनेजमेंट का, और इस प्रोसेस के नतीजे में 2 आउटपुट आए थे। एक मेरे पास आया था स्कोप मैनेजमेंट प्लान, और दूसरा क्या आया था जी? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ये 2 प्लान्स आ गए। अब इन प्लान्स के अंदर आई एम क्लियर कि मुझे रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करनी है, उन रिक्वायरमेंट के अंदर ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदर करने के कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने हैं, सो ऑन। उसके बाद मैं आऊंगा, अगला प्रोसेस है मुझे अपना स्कोप डिफाइन करना है। और मैंने आपको कल कहा था कि स्कोप डिफाइन जब हम करते हैं तो इसके आउटपुट पे क्या आता है? WBS डिक्शनरी नहीं,